नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए बोबडे को रास नहीं आई कमेटी के सदस्यों को हटाने की मांग। बीजेपी सांसद ने लगाया आरोप किसान AK-47 लेकर बैठे हैं। महाराष्ट्र पंचायत चुनाव में सभी पार्टियों ने किए जीत के दावे। बीजेपी की तर्ज पर टीएमसी की रैली में लगे गोली मारो के नारे। विदाई से पहले ट्रंप ने अपनों को किया खुश, 73 को दी माफी। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का, लेकिन उसके पहले दो छोटी गुजारिशें। पहली गुजारिश तो यह है कि satyhindi.com का ऐप कृपया तुरंत डाउनलोड कर लें। इसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको क्लिक कर भी डाउनलोड किया जा सकता है। हमारी दूसरी गुजारिश यह है कि satyhindi.com चूंकि पत्रकारों की संस्था है, ये न कारपोरेट से कोई धन लेती है और न ही सरकार से किसी तरह के फंड की उम्मीद रखती है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप अपने आर्थिक योगदान से इसे मजबूत बनाएं, ताकत दें, ताकि हम स्वतंत्र पत्रकारिता को आगे बढ़ा सकें। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके सदस्यता अभियान में हिस्सा लीजिए, इसकी सदस्यता ग्रहण कीजिए और आर्थिक सहयोग कीजिए। हमें उम्मीद है कि आप ये दोनों काम जरूर करेंगे। दोनों के ही लिंक इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। और आइए अब सिलसिला शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे अहम खबर। प्रधान न्यायाधीश SA बोबडे ने कमेटी पर सवाल उठाने पर नाराजगी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी को लेकर भारतीय किसान यूनियन लोकशक्ति की ओर से दायर याचिका में मांग की गई थी कि कमेटी में शामिल लोगों को हटाया जाए। इस पर बोबडे ने कहा कि आप इस निष्कर्ष पर कैसे आ गए हैं? आपको कमेटी के समक्ष पेश नहीं होना, मत होइए, लेकिन किसी को इस तरह ब्रांड न करें। उन्होंने कहा कि पब्लिक ओपिनियन को लेकर अगर आप किसी की छवि खराब करेंगे तो कोर्ट सहन नहीं करेगा। कमेटी में शामिल लोग कृषि के क्षेत्र के जाने माने और प्रतिभाशाली लोग हैं, वे विशेषज्ञ हैं। आप उनकी छवि केवल इसलिए खराब नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने पहले कृषि कानूनों पर अपने विचार रखे हुए हैं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट एक समिति नियुक्त करता है और आप समिति के लोगों की प्रतिष्ठा को छिन्न भिन्न कर देते हैं। इस दौरान प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि किसान संगठन जिनकी तरफ से पेश हो रहे हैं वो कमेटी के समक्ष पेश नहीं होंगे। CJI ने कहा कि कमेटी को हमने फैसला करने का अधिकार नहीं दिया है, तो फिर पक्षपात की बात कैसे हुई? आप बिना सोचे समझे बयान देते हैं। किसी ने कुछ कहा तो वह अयोग्य हो गया। भूपिंदर मान ने कानूनों को संशोधित करने के लिए कहा था। आप कह रहे हैं कि वे कानूनों के समर्थन में हैं। आप इस तरह के लोगों को ब्रांड नहीं कर सकते। लोगों की राय होनी चाहिए, यहाँ तक कि सबसे अच्छे न्यायाधीशों की भी कुछ राय होती है, जबकि वो दूसरी तरह से निर्णय देते हैं। तो सवाल उठता है कि कमेटी को लेकर जो सवाल उठे हैं उनको लेकर बोबडे साहब इतने विचलित क्यों हैं? उन्हें गुस्सा क्यों आ रहा है? वो नाराजगी क्यों प्रकट कर रहे हैं? जो भी सदस्य बनाए गए थे कमेटी के, उनका एक पृष्ठभूमि है, उनका एक अतीत है, उनका एक रवैया है, उनकी एक ओपिनियन रही है और जो जाहिर है कि सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के पक्ष में रही है। इसी से उनके पक्ष में होने की वजह से ये सवाल उठ रहे हैं। ये कमेटी बनाते समय बोबडे साहब को सोचना चाहिए था कि कमेटी में कैसे मेंबरान होने चाहिए ताकि उनकी विश्वसनीयता हो। तो बोबडे साहब सुप्रीम कोर्ट की गलती की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, उस पर उंगली उठाने वालों पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। ये सरासर कहना चाहिए कि न्याय के उसूलों के खिलाफ लग रहा है, हालांकि वो मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। ये किसान आंदोलन जिस रफ्तार से और जिस अंदाज में चल रहा है उसे रोकने की बहुत तेरी कोशिश सरकार ने की है और सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी उसको भी इसी नजरिए से देखा जा रहा है। अब चूंकि वो उसकी हवा निकल रही है, वो कमेटी पंचर हो गई है, वो आगे नहीं बढ़ पा रही, उसकी कोई विश्वसनीयता नहीं बन पाई है सुप्रीम कोर्ट की बैकिंग के बावजूद। शायद इसीलिए बोबडे साहब नाराज हैं, उन्हें गुस्सा आ रहा है कि और चूंकि
ये लोक शक्ति संगठन ने मांग की है कि उन कमेटी के सदस्यों को हटाया जाए और विश्वसनीय सदस्य लाए जाएं, तो ये भी बोबडे साहब को लग रहा है कि उन्होंने एक निर्णय दिया है और उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, इसलिए उनकी ये नाराजगी जाहिर हो रही है। ये समझ में आने वाली बात है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो छवि बन चुकी है, बोबडे साहब के बारे में जो लोगों की राय बन चुकी है, वो हम सब जानते हैं कि वो किस तरह की राय है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के इस कदम को बहुसंख्यक लोगों ने पसंद नहीं किया। सरकार को पसंद आया होगा, सरकार समर्थक दलों और संगठनों को पसंद आया होगा, उनके सलाहकारों को पसंद आया होगा, लेकिन किसान आंदोलन, किसान संगठन, किसानों को ये पसंद नहीं आया था और ये नाराजगी जाहिर हुई है। इसे बोबडे साहब अगर सही परिप्रेक्ष्य में देख सकें तो बेहतर होगा। अगली खबर का रुख करते हैं। राजस्थान की बीजेपी सांसद जसकौर मीणा ने कहा है कि किसान आंदोलन में आतंकवादी बैठे हुए हैं। उन्होंने AK-47 ली हुई है और खालिस्तान का झंडा लगाया हुआ है। जब से किसान दिल्ली की सीमाओं पर आकर बैठे हैं, बीजेपी नेताओं ने खालिस्तानी गैंग आदि बताने से लेकर इस आंदोलन में चीन, पाकिस्तान का हाथ होने और विदेशी फंडिंग के कई आरोप लगा दिए हैं। केंद्र सरकार भी सुप्रीम कोर्ट में कह चुकी है कि किसानों के प्रदर्शन में खालिस्तानियों की घुसपैठ हो चुकी है। बीजेपी में ऐसे नेताओं की लंबी कतार है जो किसान आंदोलन को खालिस्तानियों, वामपंथियों वगैरह वगैरह से जोड़ चुके हैं और यहां तक कह चुके हैं कि उसमें ऐसे लोगों की घुसपैठ है जो देश विरोधी हैं। इनमें वरिष्ठ मंत्री रविशंकर प्रसाद से लेकर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम और अरुण सिंह भी शामिल हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे, हरियाणा सरकार के मंत्री JP दलाल इसमें चीन, पाकिस्तान का हाथ भी देख चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बीजेपी नेताओं के बयानों को लेकर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि सीधी बात में कहा था कि वे किसी भी किसान को खालिस्तानी मानने के लिए तैयार नहीं है। तो जाहिर है कि राजनाथ सिंह जो बोल रहे हैं वो एक बैलेंस करने के लिए बोल रहे होंगे या फिर उनके बोले का कोई महत्व नहीं है। वैसे भी भले ही वो रक्षा मंत्री हो, लेकिन पार्टी में और सरकार में उनकी कोई विशेष हैसियत नहीं है। हैसियत न होने वाले लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं, किसानों को आतंकवादी बता रहे हैं, AK-47 से लैस बता रहे हैं, खालिस्तानी बता रहे हैं और ये लगातार ये प्रोपेगेंडा चल रहा है। बीजेपी और संघ परिवार के दिमागों में ये गंध भरी हुई है और वो किसी भी आंदोलनकारी, किसी भी असहमत लोगों के खिलाफ इसी तरह से मुहिम छेड़ते हैं, उन्हें बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, बीजेपी के प्रोपेगेंडा का एक हिस्सा है जो उसकी IT सेल चलाती है, जो उसकी ट्रोल आर्मी चलाती है, जो उसकी जो प्रोपेगेंडा पूरा मीडिया में काबिज है, प्रोपेगेंडा मशीनरी वो करती है और बीजेपी के लोग तो कर ही रहे हैं लगातार। इसमें केंद्रीय मंत्री स्तर तक के लोग शामिल हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी की मानसिकता क्या है, बीजेपी के किसानों के प्रति उसका जो रवैया है वो किस तरह का है और किसानों की चिंताओं को लेकर वो कितनी चिंतित है। इस पूरे बयानों से आप समझ सकते हैं और उनका एजेंडा आगे का क्या है इससे भी स्पष्ट होता है कि वो अपने मतदाताओं को के दिमागों में ये भरने की कोशिश कर रहे हैं कि ये किसान आतंकवादी हैं और ये देश विरोधी हैं और इनकी मांगे भी नाजायज हैं और सरकार जो कर रही है वो बिल्कुल ठीक कर रही है और आगे एक हिंसा का ग्राउंड बनाया जा रहा है ताकि इन किसानों के खिलाफ हिंसक कार्रवाई की जा सके, क्योंकि उन्हें जब ब्रांड कर दिया जाएगा आतंकवादी, टुकड़े टुकड़े गैंग वगैरह, तब हिंसा और ताकत का इस्तेमाल करना आसान हो जाएगा। और अब अगली खबर लेते हैं। महाराष्ट्र के ग्राम पंचायत चुनाव में किसे सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं, इसे लेकर महाविकास अघाड़ी सरकार में शामिल तीनों दलों और बीजेपी के बीच जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। महाविकास अघाड़ी सरकार में शामिल शिवसेना का दावा है कि उसे सबसे ज्यादा सीटें हासिल हुई हैं, जबकि बीजेपी ने उसके इस दावे को नकारते हुए कहा है कि वो सबसे बड़ा दल है। शिवसेना का दावा है कि उसने 3113 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि बीजेपी का कहना है कि उसे 5781 सीटों पर जीत मिली है। शिवसेना के प्रवक्ता हर्षल प्रधान ने कहा है कि बीजेपी को 2632, एनसीपी को 2400 और कांग्रेस को 1823 सीटें मिली हैं। कांग्रेस ने अपने अलग आंकड़े बताए हैं। पार्टी का कहना है कि उसे 2513 ग्राम पंचायतों में जीत मिली है, जबकि शिवसेना को 3108
बीजेपी को 2263 और एनसीपी को 2399 सीटों पर जीत मिली है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक कांग्रेस के एक नेता ने इस बात को लेकर ऐतराज किया है कि शिवसेना ने उसके चौथे नंबर पर आने की बात क्यों कही है। कांग्रेस ने कहा कि चूंकि महाराष्ट्र में ग्राम पंचायत चुनाव पार्टी के चुनाव चिन्ह पर नहीं बल्कि निर्दलीय लड़े जाते हैं, इसलिए काल्पनिक आंकड़ों को सामने रखना गलत होगा। इसके अलावा एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा कि एनसीपी इस चुनाव में सबसे बड़ा दल बनकर उभरी है। तो कुल मिलाकर एक असमंजस की स्थिति है, क्योंकि ये चुनाव चिन्ह पर आधारित चुनाव नहीं है, तो सब अपने अपने दावे कर रहे हैं कि हमने इतनी सीटें जीती हैं। इसका कोई प्रामाणिक आंकड़ा भी हमारे पास नहीं है। प्रामाणिक आंकड़ा जुटाने में शायद थोड़ा वक्त भी लगेगा, लेकिन ये एक चीज इससे निष्कर्ष निकलकर सामने आती है कि अगर बीजेपी को और महाविकास आघाड़ी को आमने सामने रखें तो महाविकास आघाड़ी ने बीजेपी के मुकाबले 2 से 2.5 गुना सीटें ज्यादा जीती हैं। अगर बीजेपी के क्लेम को थोड़ा सा कंसीडर करते हुए भी सोचा जाए तो स्पष्ट है कि बीजेपी को वैसी कामयाबी नहीं मिली है जितना वो दावा कर रही है। और जो महाविकास आघाड़ी, अगर ये तीनों दल एक साथ संगठित होकर आगे भी चुनाव लड़ते हैं, जैसे अभी मुंबई महानगर पालिका का चुनाव होना है, उसमें भी अगर इस तरह से गठबंधन के साथ ये चुनाव लड़े जाते हैं तो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किलात पैदा होने वाली है। तो बीजेपी के लिए ये महाविकास आघाड़ी जो गठबंधन है एक बड़ी चुनौती है। उससे पार पाना उसके लिए आसान नहीं जब तक इस विकास आघाड़ी गठबंधन में कोई टूट फूट ना हो जाए। वो अगर आपस में ही चुनाव लड़ने लगेंगे, आपस में ही टकराने लगेंगे, तब बीजेपी को फायदा हो सकता है। लेकिन फिलहाल बीजेपी की राह बहुत ही कठिन है। विधानसभा चुनाव से पहले बंगाल में राजनीतिक गर्मी एकदम से बढ़ गई है। विरोधियों को खुलेआम गाली गलौज और हिंसा की धमकियां तक दी जाने लगी हैं। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के कोलकाता में एक जुलूस में इसकी एक झलक देखने को मिली है। कोलकाता के टॉलीगंज से रासबिहारी एवेन्यू तक के शांति जुलूस में भीड़ चिल्ला रही थी, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। अव्वल तो ये शांति जुलूस था, दूसरे इस जुलूस में इस तरह की गाली गलौज और हिंसक नारेबाजी की किसी ने कल्पना नहीं की होगी। कुछ सेकंड का एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर चल रहा है उसमें साफ नहीं कि इस तरह के भड़काऊ नारे लगाने की वजह क्या थी। पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रवक्ता शमीक भट्टाचार्य ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए तंज से कहा है कि यही तृणमूल की संस्कृति है। वाम मोर्चे के सुजन चक्रवर्ती ने कहा, तृणमूल के शरीर में तो बीजेपी का ही खून बहता है ना। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस ने भी इसे गलत करार दिया है। पार्टी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा, अति उत्साही लोगों का इस तरह का आचरण स्वागत उसका नहीं किया जा सकता है। कार्यकर्ताओं की इस नारेबाजी से टीएमसी खुद फंस गई है। टीएमसी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत यह हुई है कि इस जुलूस में राज्य सरकार के 2 मंत्री शोभन देव चट्टोपाध्याय व अरूप विश्वास के अलावा दक्षिण कोलकाता की सांसद माला राय भी थी। ये नारेबाजी उनकी मौजूदगी में हुई। उन्होंने इसे रोकने की कोशिश नहीं की या रोक नहीं पाए। इससे पार्टी को ज्यादा परेशानी है। हालांकि जो नारे अब बंगाल में लगाए जा रहे हैं उसकी शुरुआत बीजेपी ने ही की थी। बीजेपी सांसद और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर की सभा में नारे लगाए गए थे, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, और ये दिल्ली चुनाव के दौरान हुआ था और शाहीन बाग को ध्यान में रखकर किया गया था, सीएए के आंदोलनकारियों को ध्यान में रख करके किया गया था। तो ये नारा बीजेपी से घूमता फिरता तृणमूल तक आ गया है। बीजेपी की जो संस्कृति है, बीजेपी का जो सोच है, उसमें हिंसा और नफरत भरी हुई है। और तृणमूल कांग्रेस भी चुनाव के और वैसे भी राजनीति में हिंसा का सहारा लेती आई है। तो ये कोई बहुत अनहोनी नहीं है। जिस तरह का टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से भी लगातार इस तरह की हरकतें हो रही हैं कि पश्चिम बंगाल में हिंसा का माहौल बने ताकि राज्य सरकार अस्थिर लगे, अराजकता फैले और उसका फायदा वो चुनाव में उठा पाए। तो उसकी प्रतिक्रिया में तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी ये हो रहा है और ये तृणमूल कांग्रेस के लिए कोई बहुत अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि इस तरह से नारे लगने से वो एडवांटेज बीजेपी को जाएगा, बीजेपी उसका फायदा उठाएगी। इसीलिए तृणमूल कांग्रेस में चिंता की लहर है।
और आइए अब आज की अंतिम खबर लेते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पद से छोड़ने से पहले अपने पुराने सहयोगी रहे स्टीव बैनन की दया याचिका स्वीकार कर ली है। राष्ट्रपति के तौर पर काम के अपने आखिरी घंटों में उन्होंने 73 से ज्यादा लोगों की दया याचिका स्वीकार की है, जबकि 70 और लोगों की सजा कम करने का फैसला किया है। 2016 के राष्ट्रपति पद के चुनाव अभियान के दौरान स्टीव बैनन ट्रंप के बहुत ही महत्वपूर्ण सलाहकारों में से एक थे। बीते साल अमेरिका मैक्सिको के बीच दीवार बनाने के लिए उन्हें फंड इकट्ठा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उन पर आरोप लगा है कि उन्होंने 3 और लोगों के साथ मिलकर वी बिल्ड द वॉल अभियान के तहत हजारों दानकर्ताओं को धोखा दिया। इस अभियान के तहत 250 लाख डॉलर एकत्र किए गए थे। बैनन पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने पर्सनल खर्च के तौर पर कम से कम 10 लाख डॉलर खर्च किए हैं। ट्रंप ने इन लोगों को तो अंतिम घंटों में माफ कर दिया है, हालांकि खुद को और अपने परिवार के सदस्यों को माफ नहीं किया है। ऐसी संभावनाएं जताई जा रही थी कि ट्रंप ये भी कर सकते हैं। ट्रंप ने ऐसा तब किया है जब चंद घंटों में ही जो बाइडेन नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। उनके शपथ ग्रहण से पहले राजधानी वाशिंगटन में लॉकडाउन लगा दिया गया है। बताया गया कि वाशिंगटन शहर में करीब 25,000 सैनिक तैनात किए गए हैं। कैपिटल हिल पर हुई घटना को देखते हुए अमेरिकी प्रशासन ने ये सावधानी बरती है। आशंका जताई जा रही है कि ट्रंप समर्थक फिर से हिंसा को दोहरा सकते हैं। वहीं अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन शपथ लेने के बाद पहले ही दिन डोनाल्ड ट्रंप के मुस्लिम ट्रेवल बैन को खत्म करेंगे और मैक्सिको सीमा पर जो दीवार बनाने का काम चलाया जा रहा है उसको रोक देंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जाते जाते भी अपना जो घटियापन है उसको दिखा दिया है। हालांकि वो पिछले 2.5-3 महीने से लगातार माफी देने का अभियान चला रहे थे। बहुत सारे अपने रिश्तेदारों, अपने मित्रों को भी वो माफ कर चुके थे। ये एक अधिकार अमेरिकी राष्ट्रपति को मिला हुआ है जिसका उन्होंने भरपूर तरीके से नाजायज इस्तेमाल किया और अंतिम क्षणों तक किया। यहां तक कि इसीलिए कहा जा रहा था कि वो खुद को भी माफ कर सकते हैं जो उन्होंने पाप किए हैं 4 सालों में और जो उन पर आरोप लग रहे हैं, और ये माना जा रहा है कि उनको जेल हो सकती है, वो अरेस्ट हो सकते हैं, उनके ऊपर कई गंभीर आरोप लगे हुए हैं। तो उससे भी बचने की वो कोशिश करने जा रहे थे। और अब ये बताता है कि ट्रंप जैसे राष्ट्रपति का होना किसी देश के लिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। भले ही हमारे हिंदुस्तान में उनके फॉलोअर हैं, उनके लिए हवन यज्ञ करते रहते हैं, उनका चुनाव प्रचार के लिए उनको देश में बुलाते रहते हैं, उनके देश में जाकर उनके लिए कहते रहते हैं अब की बारी ट्रंप की सरकार, और ये तमाम तरह की चीजें हैं। लेकिन ट्रंप का चरित्र पूरी तरह से उभर कर सामने आ चुका है। तो दोस्तों, ये थी आज की खास खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपने इन्हें पसंद किया होगा और आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होता हूं कल की खास खबरों के साथ, उनके विस्तार से विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।